Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to see that if there are two forces acting on an object and one force is horizontal and the other is vertical and there's an angle of 90 degree between them. So we are going to see how we are going to add up and eventually अगर इस तरह से forces लग रही हैं object के ऊपर तो जो ऑब्जेक्ट है वो इवेंचुअली किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर at right angle to each other. ये हमारा थर्ड एंड द लास्ट सिनेरियो है. सो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, let's take a box and let's say that there is a force F1 of 20 newtons acting in the forward या horizontal direction, and then there is a force F2 that is of 15 newtons in upward direction. सो इवेंचुअली बॉक्स अगर ये इस तरह से फोर्सेस लग रही है तो इवेंचुअली बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है और कितने मैग्नीट्यूड के साथ मूव करेगा ऑफ द फोर्स के साथ. सो ये हमने फाइंड आउट करना है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस और आपको सिर्फ 3 स्टेप्स करने हैं एंड यू विल इवेंचुअली फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन एज वेल. सो लेट्स बिगिन विद स्टेप वन. स्टेप वन है हमारे पास दैट वी हैव टू चूज an appropriate scale. अप्रोप्रिएट स्केल का क्या मतलब है कि दैट फॉर द टाइम बीइंग हम अपनी फोर्स इन न्यूटन्स को रिप्रेजेंट करने लगे हैं इन सम लेंथ इन सेंटीमीटर्स. हम स्केल के साथ काम करते हैं, हमारा स्केल के ऊपर जो कैलिब्रेशन है वो इन सेंटीमीटर्स हुई है. ठीक है. सो हम फॉर द टाइम बीइंग जस्ट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स हम थोड़ी देर के लिए अपनी फोर्सेस इन न्यूटन्स को रिप्रेजेंट करेंगे एज सम लेंथ इन सेंटीमीटर. तो हम कितनी फोर्स को कितने सेंटीमीटर की लेंथ के इक्वल रखेंगे, दैट इज व्हाट द स्केल इज. अप्रोप्रिएट क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास एग्जाम्स के अंदर एक एग्जाम टिप है, उसको आप यहाँ पर बेशक नोट कर लीजिए किसी जगह पर, कि आपके पास जब भी कोई भी चीज ड्रॉ कर आपने करनी होती है, कोई ग्राफ ड्रॉ करना है या कोई डायग्राम ड्रॉ करनी है, जस्ट मेक श्योर कि आप 3/4 ऑफ द स्पेस प्रोवाइडेड should be covered. Space provided should be covered. ये जो आपके पास एग्जाम टिप है ये मैथ्स में भी आपको बहुत हेल्प करेगी और जहाँ पर आपको लोकस के अंदर जो है डिफरेंट चीज़ें ड्रॉ करनी होती हैं, आपने एंगल बाइसेक्टर लेना है या लेंथ बाइसेक्टर लेना है या आपने सर्कल ड्रॉ करना है या आपने ग्राफ बनाना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का. सो आपको वहाँ पर भी ये टिप इक्वली जो है वो काम आएगी जितनी यहाँ पर फिजिक्स में आ रही है, कि जितनी आपको स्पेस प्रोवाइडेड हो आपने उतना ही उसका 3/4 एटलीस्ट कवर होना चाहिए. सो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्केल है ना तो वो बहुत बड़ा हो ना ही वो बहुत छोटा हो कि आपने एक छोटी सी टीनी टाइनी सी एक डायग्राम जो है वो एक कॉर्नर में बना दी है, ना कि इतना बड़ा हो कि वो पेज की लिमिट से ही बाहर जा रहा हो. सो अगर लेट्स से कि अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर मैं स्केल लेती हूँ दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग 1 न्यूटन ऑफ फोर्स विद 1 सेंटीमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग F1 जो है वो कितने सेंटीमीटर की लाइन बनेगी कि इट विल बी बिकम अ लाइन ऑफ, मैं यूनिटरी मेथड फॉलो करूंगी एंड आई विल फाइंड आउट कि वो मुझे लेंथ बनानी पड़ेगी 20 सेंटीमीटर की. सो 20 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लेंथ पेज लिमिट से बाहर चली जाती है. सो इट्स एन इनअप्रोप्रिएट स्केल. ठीक है, ऐसा स्केल नहीं मैं ले सकती. ये हमारे पास एक इनअप्रोप्रिएट स्केल है. अप्रोप्रिएट स्केल क्या होता है कि अगर मैं इस लेट्स से कि अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करती हूँ 1 सेंटीमीटर से. ठीक है. सो लेट्स से कि अगर मैं इस स्केल के अकॉर्डिंग देखूं, नाउ दिस इज माय स्केल. सो इसके अकॉर्डिंग F1 की जो फोर्स है उसको कितनी सेंटीमीटर की लेंथ से मैं रिप्रेजेंट करूंगी, दैट विल बी इफ 5 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 20 न्यूटन की फोर्स कितने सेंटीमीटर की इक्वल होगी. आई डू द यूनिटरी मेथड एंड आई फाइंड आउट कि इट विल बी ऑफ 4 सेंटीमीटर. और इसी तरह जो F2 है दैट विल बी कि 5 न्यूटन की फोर्स को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 15 न्यूटन की फोर्स को आप कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे. डू द यूनिटरी मेथड एंड यू विल फाइंड आउट दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग इट विद 3 सेंटीमीटर लाइन. सो मैं F1 एक 4 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगी और 3 सेंटीमीटर की एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगी और उसके बाद जो है वो हम उसका रिजल्टेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे.
ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट एन अप्रोप्रिएट स्केल। स्केल लेना बहुत जरूरी है क्योंकि थर्ड स्टेप में हमने फिर इसी स्केल को यूज करना है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी चूज द राइट स्केल। सो इसको हम थर्ड फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप आपस में इंटरलिंक्ड है, सो वी कांट स्किप द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। सो अब हमारे पास स्केल आ गया है और उसके अकॉर्डिंग हमने जो लेंथ्स लेनी है वो भी हमें पता चल गई है। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्टेप। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप 2, that is called as complete the parallelogram। पैरेललोग्राम, अच्छा, इसको पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं? बेसिकली दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ। अब 2023 से जो पहले का सिलेबस था उसमें डिफरेंट एंगल, जरूरी नहीं था कि सिर्फ 90 डिग्री का एंगल हो दो फोर्सेस के दरमियान तो आपने उसका रिजल्ट निकालना है। उससे पहले जो सिलेबसेस हम करते रहे हैं उनके अंदर डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है दो फोर्सेस आपस में एक दूसरे के साथ लिंक थी। सो उसमें जो हम जब डायग्राम को कंप्लीट करते थे उस क्वाड्रिलेटरल को, तो वो एक पैरेललोग्राम बनता था, इसलिए हम उसको पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। तो अब जो है वो उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि एंगल 90 डिग्री का हो तो टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो वो एक रेक्टेंगल बन रहा है, बट हम लॉ का नाम नहीं चेंज कर रहे हैं, वी आर स्टिल कॉलिंग इट एज अ पैरेललोग्राम। तो हम यही कहेंगे कि वी आर कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम। सो लेट्स बिगिन आवर वर्क। सो हमारे पास जो है एक लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर की, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन। लेट्स ड्रॉ अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। This is a line of 4 centimeter. Now again over here I'm going to give you a tip, an exam tip. आपने जब पेपर में पेंसिल से आप लाइन ड्रॉ करते हैं, नो मैटर हाउ शार्प योर पेंसिल इज, कभी भी आपने, अच्छा, इस जब हमने लाइन ड्रॉ की है तो हमें फोर्स की डायरेक्शन जरूर मेंशन करनी है। हमने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को जो है फॉर द टाइम बीइंग सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, लेकिन उसकी डायरेक्शन फिर भी हम शो करेंगे व्हेन वी आर ड्रॉइंग इट ऑन द पेपर। सो आपने जब आप डायरेक्शन जो शो करनी है उसका एरो, अगर आप उसका एरो जो है वो लाइन के आखिर में लगाएंगे एट द एंड ऑफ द लाइन, उससे देयर माइट बी अ चांस कि लाइन की जो लेंथ है वो बाय 0.1 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाए, और इससे एन इनएक्यूरेसी जो है उसका जो मार्जिन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वी कीप इट एट आवर वेरी बेस्ट कि हम जितना ज्यादा इनएक्यूरेसी को मिनिमाइज कर सके हम करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर एक टिप है कि आप इंस्टेड ऑफ पुटिंग द एरो एट द एंड ऑफ द लाइन, व्हाट यू डू इज कि आप उसको जो है लाइन के सेंटर में लगा दीजिए, ऐसे। इट इज द सेम थिंग कि आपकी डायरेक्शन जो है उस फोर्स की वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग एंड इट इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज द लेंथ दैट यू हैव एक्चुअली ड्रॉन इन द फर्स्ट प्लेस। So instead of putting the arrow at the end and compromising the length कि अब आपकी जो लेंथ है वो 0.1 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर गई है, क्योंकि हो सकता है जब आपने लाइन लगाई हो उसके बाद आपकी पेंसिल की जो टिप है वो थोड़ी सी थिक हो गई हो। ठीक है। सो टू अवॉइड दैट जस्ट पुट द एरो एट द सेंटर ऑफ द लाइन। ठीक है, एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सो ये हमारी जो थी लाइन है, बेसिकली दिस इज F1, दिस इज अ 4 सेंटीमीटर लाइन। Then we have to draw the vertical line of 3 centimeter. Okay, so again उसके लिए भी मैं एरो जो है वो बीच सेंटर में लगाती हूँ, बजाय इसके कि मैं उसको बिल्कुल एट द एंड ऑफ द लाइन लगाऊं। सो दिस इज 3 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक बहुत दो तरीके हैं। वन वे इज कि आप 90 आप प्रोटेक्टर यूज करें। प्रोटेक्टर यूज करते हुए आप जो है वो लाइन जो है एक लगाएं। लेट्स से कि आपने यहाँ पर प्रोटेक्टर रखी, measure the angle of 90 degree and draw a line over here. This is your line of 3 centimeter. And then use the protector again. आप प्रोटेक्टर दोबारा यूज करें और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मेजर करें and draw the line over here. ठीक है। अब ये आपकी इमेजिनरी लाइंस है, आपने इनके ऊपर कोई एरो नहीं लगाना है। जो आपके पास एरो जो ओरिजिनल थे आपने सिर्फ उन्हीं के ऊपर एरो लगाना है। सो आप यहाँ पर एक तो ये तरीका है दैट यूज द प्रोटेक्टर, मेजर द 90 डिग्री एंगल एंड कंप्लीट योर रेक्टेंगल। ठीक है। एक और तरीका ये है कि आप कंपास यूज करें।
जब आप कंपास यूज करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि आपने अगर 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो आप अपने कंपास की जो टिप है आप उसको रखेंगे। अगर आप सबसे पहले तो आप अपनी कंपास को 3 सेंटीमीटर वाइड ओपन कर लें। In order to draw a 3 centimeter line, open up your compass up to 3 centimeter wide. Put the needle of the compass over here and draw an arc over here. आप एक arc draw कर देंगे, ठीक है? Then, when you have to draw a line of 4 centimeter, you are going to open up your compass to 4 centimeter wide. Put the needle of the compass over here, this green mark that I put over here, and make another arc. ठीक है? वो arc यहाँ आएगी. This is going to be the point. Uh, this is the point जहाँ पर दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट कर रही होंगी। एंड दिस इज द पॉइंट जिसके साथ आप बाकी दोनों जो पॉइंट्स हैं आपके एंड्स हैं दूसरी दोनों लाइंस के, ये वाला और ये वाला, इनके साथ आप इसको ज्वाइन कर दीजिए एंड योर रेक्टेंगल विल बी अगेन कंप्लीट। इट्स अ बिट मोर एक्यूरेट देन द वन जिसमें हम 90 डिग्री का एंगल में ये कर रहे थे, बट बोथ आर एप्लीकेबल, आप दोनों यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर पैरेललोग्राम। ठीक है, इट्स मोर ऑफ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इट्स अ रेक्टेंगल बट वी आर स्टिल कॉलिंग इट अ पैरेललोग्राम। अब हमने आपने अपने चलना है टू द थर्ड एंड फाइनल स्टेप। लेट्स पुट अ नेम ओवर हियर। हम ये जो आपके वर्टिसेस हैं इनको नेम कर देते हैं। लेट्स कॉल इट ए ओ ए बी एंड सी। We have named the vertices as O, A, B, and C. So now we are going to do, what we are going to do is, now we are moving towards our step 3. This is the last step and we are now going to find out the resultant force of these two forces, F1 and F2. ठीक है, ये हमारी F1 थी, this one was F2. ठीक, so अब हमारे पास जो है what we are going to finally do is that we are going to draw a diagonal. This is step 3. Step 3 में हम क्या करने लगे हैं? We are going to draw a diagonal from O to C. और ये हमारे पास जो है diagonal from O to C, हमने diagonal जो है वो draw कर दिया। अगेन इसके अंदर भी आपने अच्छा, यहाँ पर हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया है। पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट जो है हमारा, रिजल्टेंट जो है दैट इज OC। आपके पास अब जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? दैट वी विल मेजर दिस लेंथ OC। ठीक है, ओ सॉरी ओ बी कहना था मैंने, प्लीज मेक इट राइट। दिस इज OB दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, OB। ठीक है, ये जो डायगोनल है OB, आप इसकी स्केल, जिस स्केल से आपने ये 4 और 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी, उसी स्केल की मदद से आप OB की जो लेंथ है इसको मेजर करें। ठीक है, सो लेट्स से इट्स कमिंग एज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर आ रही थी। सो अब ये 5 सेंटीमीटर आ रही है। लेट्स गो एंड बैक टू द स्टेप 1 जहां पर हमने अपना स्केल जो था वो चूज किया था। दैट 5 न्यूटन्स ऑफ द फोर्स वाज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। सो अब अगर मेरे पास OB जो है उसकी लेंथ आ रही है 5 सेंटीमीटर, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। कि आई एम गोइंग टू यूज द स्केल दैट आई चोज इन द फर्स्ट स्टेप, दैट 5 न्यूटन्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। So how many newtons of force are represented with the 5 centimeter of length? I'll do the crisscross method or the unitary method. I'll find out that 25 newtons की जो force है, that is being represented with the line of 5 centimeter. So now I have the magnitude of the resultant force. ये है मेरा resultant force का magnitude. Magnitude जो है, magnitude of resultant force is equals to 25 न्यूटन। ये तो हमारा अभी आधा काम हुआ है। जो अगला काम है वो है डायरेक्शन का।
डायरेक्शन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन फोर्स जो है वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बताई तो कुछ भी नहीं, आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ। सो यहाँ पर जब आपने एक्सप्रेस करना है ऑन द डायग्राम तो आपने सिंपली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है एरोज जो है वो पॉइंट आउट करना है, और रिजल्टेंट फोर्स पे हमेशा 2 एरोज लगाते हैं, ठीक है। सो आप ऐसे 2 एरोज लगा दीजिए, दिस विल शो दैट दिस इज योर रिजल्टेंट। ठीक, आपने हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो ये वाला ही डायगनल आपने हमेशा ड्रॉ करना है, नॉट द अदर वन। एसी डायगनल आपने ड्रॉ नहीं करना, यू आर सपोज टू ड्रॉ द डायगनल फ्रॉम ओ टू बी। जो एंगल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपके पास फोर्सेस थी उनसे जो जहां पर वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं, वो और द ऑपोजिट पॉइंट जो है वो रेक्टेंगल का, उनके दरमियान जो डायगनल बन रहा है आपने वही डायगनल लेना है, नॉट द अदर वन। एसी नहीं लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक जस्ट ओ बी। ठीक है। सो ये और आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा आपका जो है वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन जाएगी, और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन को आप हमेशा डबल एरो से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पैरेललोग्राम में यू आर गोइंग टू ड्रॉ डबल एरोज टू शो दैट दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, अब इसको लिखते कैसे हैं? आप डायरेक्शन को लिख सकते हैं, आप डायरेक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास द डायरेक्शन of the resultant force is, अब मैं आपको बता देती हूँ कि डायरेक्शन आप किस तरह से लिखते हैं। यू मेजर दिस एंगल, आप ये वाला एंगल भी मेजर कर सकते हैं, कोई सा भी एंगल मेजर कर लें। लेट्स से कि वी मेजर्ड दिस एंगल एंड दिस वाज 37 डिग्री। ठीक है, सो अगर आपने ये एंगल मेजर किया है तो जस्ट राइट कि द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 37 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अगर आप जो है वो दूसरा एंगल मेजर करेंगे, ये वाला एंगल मेजर करने के लिए जाएंगे, तो सिंपली आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं, 90 में से 37 माइनस कर दी, या आप ऑब्वियसली जब मेजर करेंगे तो वो आप यही मेजर कर रहे होंगे, बट ये आना चाहिए आपके पास 53। ये अगर 53 डिग्रीज बन रहा है तो यू कैन से कि द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज 53 डिग्रीज टू द वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल फोर्स या वर्टिकल, यहाँ पे हम कंप्लीट सेंटेंस लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये हमारी डायरेक्शन होगी। अगर आपने लिखना है इन वर्ड्स तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन योर डायरेक्शन, और आपने जब रिप्रेजेंट करना है तो यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस विद द डबल एरो पॉइंटिंग आउटवर्ड डायरेक्शन। सो अब हम जाते हैं वापस टूवर्ड्स आवर मेन प्रॉब्लम, कि आपके पास ये जो बॉक्स है ये इवेंचुअली जो है इस फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स से, ठीक है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, कि आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स से 37 डिग्रीज पे 37 degrees from the horizontal force, it is going to move in the outward direction with a magnitude of 25 newtons. This is how we are going to find out the resultant of two forces that are acting on an object and are at right angle to each other. I hope कि आपको concept clear हुआ होगा. You can ask me in the comment section if you have any kind of a question related to this video or any other previous ones. I'll see you in the next one. Until then, Allah Hafiz.